हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और रात 10 बजे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से जानते। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र, बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन 1,12,603 करोड़ 40 लाख रुपए का विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। सदन में विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया तो सत्ता पक्ष ने बेहतरीन तरीके से जवाब देने की कोशिश की। सीएम भूपेश बघेल ने अपने मंत्रियों की इस पर तारीफ भी की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। वैसे तो 25 मार्च तक बजट सत्र को चलना था, लेकिन उससे पहले ही सत्र को स्थगित कर दिया गया। अब मानसून सत्र जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगा। बजट सत्र की बात करें तो 7 मार्च से शुरू हुए इस सत्र में 9 मार्च को सरकार ने बजट पेश किया था। इस सत्र में कुल 10 बैठकों में लगभग 72 घंटे 45 मिनट चर्चा हुई। रोजाना प्रश्नों का औसत लगभग 12 रहा। सदन में किसानों, गरीबों, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के हर हमले का सत्ता पक्ष ने भी डटकर सामना किया और मंत्रियों ने हर सवाल का पुरजोर तरीके से जवाब दिया। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने उनकी तारीफ भी की। उनके पास कुछ है भी नहीं और हमारे मंत्रियों ने बहुत शानदार जवाब दिया और पूरी तरह से उनके प्रश्नों को, ध्यानाकर्षण को, स्थगन के सारे जवाब हम लोगों ने दिए। हमारे मंत्रियों ने बहुत अच्छी तैयारी की, विभाग के अधिकारियों ने। सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि 2012-13 के बाद सबसे कम कर्ज इस साल लिया गया है। उन्होंने कहा कि महालेखाकार की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य का बजट सरप्लस है। केंद्र अगर हमारी राशि देता तो लोन नहीं लेना पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति कई राज्यों से बेहतर है। ऋण लेने की जो बात है तो 2012-13 के बाद से अभी तक के सबसे कम इस साल हम लोगों ने ऋण लिया, जो कि 1,000 करोड़ का है। तो जो प्रबंधन, हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा रहा है। आय के इससे पहले सदन में अमानक खाद बीज, जमीनों पर कब्जा समेत कई मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ी। बीजेपी ने बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से प्रतिबंध हटाने और भुगतान का मामला उठाते हुए कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कंपनी को फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं स्पीकर चरणदास महंत ने विधानसभा की कमेटी से मामले की जांच कराने का ऐलान किया। इनके भ्रष्टाचार के सारे जांच करने के लिए और सारे अनियमितता के जांच करने के लिए मंत्री जी से मांग की है और मंत्री जी ने स्वीकार किया और सदन की कमेटी बना करके उसमें जांच करने की घोषणा हुई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर जिले के अरईबंद के कृषकों की भूमि और सरकारी सुखिया नाला को भूमाफिया द्वारा समतल किए जाने का मामला ध्यानाकर्षण में उठाया। इस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि कोई शिकायत होगी तो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ भूमाफियाओं के द्वारा, चाहे वो सरकारी जमीन हो, नाला के जमीन हो, नदी के किनारे हो, मतलब जरा भी संकोच नहीं होती कि उसको अपने कब्जा में लेने में। लेकिन मंत्री जी ने इसमें आदेश किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में 11 शासकीय संकल्प विधायकों की ओर से दिए गए। वहीं विनियोग विधेयक समेत 4 विधेयक चर्चा के बाद पारित हो गए। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का इन दिनों सख्त तेवर चर्चा में है। आज रायसेन के खमरिया गांव में वो थे, जहां होली पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें राजू आदिवासी की मौत हुई। सीएम शिवराज ने आज उनके परिवार से मुलाकात की, सांत्वना दी। मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपए, बुजुर्ग पिता को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी। साथ ही मृतक राजू के तीनों बच्चों को 2-2 हज़ार रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की। सीएम शिवराज ने राजू की स्मृति में उनके घर के आंगन पर आम का पौधा लगाया। मंच से सीएम शिवराज ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। कहा कि प्रदेश में गुंडाराज नहीं चलेगा। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गरीब के ओर हाथ उठा तो अपराधियों के घर को खोद कर मैदान बना दूंगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं। मंच पर से ही आईजी और कमिश्नर को कहा कि इस मामले में पूरी जांच करें। अपराधियों के पास असला कहां से आया, इसकी जांच करें। घर घर की तलाशी ली जाए। गुंडागर्दी करने वालों
मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा किसी भी कीमत में। और ये किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी गरीब को घबराने की जरूरत नहीं है। ये मध्य प्रदेश है। और इस घटना के बाद भी मैं केवल यही के नहीं, पूरे प्रदेश के लिए कह रहा हूं, एक एक घर की सर्चिंग करो, अवैध हथियार है तो निकालो। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनाई गई यशोदा वर्मा कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल करेंगी। प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनाव संचालन समिति का गठन किया, जिसमें मंत्री रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, राज्य पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, राजनांदगांव जिलाध्यक्ष पदम कोठारी को जिम्मेदारी दी। यशोदा वर्मा की बात करें तो खैरागढ़ ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। बतौर उम्मीदवार नाम की घोषणा के बाद उनके समर्थकों में खुशी है। यशोदा वर्मा का कहना है कि वो जनता के बीच प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के विकास कार्य और योजनाओं को लेकर जाएंगे। इधर बीजेपी और जेसीसीजे ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस उपचुनाव में उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। पार्टी ने खैरागढ़ उपचुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव समिति को 3 नाम का पैनल भेजा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है, हम विकास के दम पर खैरागढ़ उपचुनाव जीतेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि बीजेपी राज्य सरकार की वायदा खिलाफी के आधार पर जनता से वोट मांगेगी। विकास के काम करूं, मुख्यमंत्री के जो योजना है, जो गरीब मजदूर किसान के जिन योजना है, ओला यहाँ हर गांव में हर गरीब किसान ज़्यादा से ज़्यादा योजना के लाभ दिला के पूरे प्रयास करूं। यशोदा नीलंबर वर्मा जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा भी हैं, उनके नाम पे हाईकमान ने मुहर लगा दी है और वरिष्ठ नेताओं के साथ हम कल विधिवत नामांकन करेंगे और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में 71वां सीट खैरागढ़ होगा। पैनल बना करके संसदीय बोर्ड को भेज दिया गया है। मेरे ख्याल से अब समय भी कम है, प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी समय प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। सारी तैयारी करके रखे हुए हैं और उसके बाद विधिवत रूप से उसका नामांकन करेंगे। और एक बड़ी खबर गरियाबंद से, नक्सलियों ने ग्रामीण की पिटाई की। मुखबिरी के शक में ग्रामीण को बेरहमी से पीटा है। घायल ग्रामीण को मेकाहारा रेफर किया है। अमलीपदर थाना क्षेत्र के खरी पथरा गांव की घटना है। मैनपुर एएसपी चंद्रेश ठाकुर ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। तो गरियाबंद में नक्सलियों की एक और करतूत सामने आई। ग्रामीण की पिटाई की, मुखबिरी का शक था ग्रामीण पर, पर्चा भी छोड़ा है। घायल ग्रामीण को मेकाहारा रेफर किया है। बुरी तरह से इस ग्रामीण की मुखबिरी के शक में पिटाई की है। और हमारे सहयोगी फारूक मेमन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी फारूक जी, बताएं क्या हुआ है वहाँ? देखिए, ये गरियाबंद से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर इंदा गांव अमलीपदर थाना क्षेत्र है और भुवन गांव है। भुवन गांव में पिछली रात में तो व्यक्ति को उठा करके दो नक्सली कोशिश उठा करके ले गए थे और वहां जंगल में जाकर के कुछ और नक्सलियों ने मिल करके उसके साथ मुखबिर की शंका करते हुए उसे खूब मारपीट किया उसके साथ में। और उसकी स्थिति जब उन्होंने समझ लिया कि मृत हो गया है, वैसी स्थिति में उसने सड़क पर ला करके फेंक दिया। सड़क पर फेंकने के बाद में दूसरे दिन जब सुबह हुआ है, सुबह पर ग्रामीण वहां पर पहुंचे और उसके रिश्तेदारों ने उसे थाना पहुंचाया। थाना से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसकी समुचित स्थिति को देखते हुए तत्काल रायपुर रेफर किया गया है और रायपुर ले जाया गया है। लेकिन इन सब के पीछे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चला समझता हूँ कि लंबे समय के बाद नक्सली सक्रिय हो गए हैं। अभी तक होता ये रहा है, नक्सली कोई वाहन चलाते रहे, किसी को प्रताड़ित करते रहे, लेकिन ये मामला जो हत्या करने का जो प्रयास का मामला है, बड़ा मामला है। और ये घटना घटने के बाद में अब ये महसूस होने लग गया है कि नक्सली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सीमा पर अब सक्रिय होने लगे हैं। चलिए, तो जैसा फारूक आप बता रहे हैं कि इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत है और अब इसकी जांच की जाने की भी बात बताई जा रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में 2 जिलों में नक्सली उत्पात दिखा है। दोनों तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गरियाबंद के खरी पथरा गांव में 2 नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में ग्रामीण को बेरहमी से पीटा। एक तस्वीर आप इसकी देख रहे हैं। ग्रामीण के चेहरे और सीने पर काफी चोट आई है
और स्थिति को देखते हुए रायपुर मेकारा रेफर किया है। कांकेर में दूसरी घटना घटी आमाबेड़ा थाना इलाके में, जहां नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 7 वाहनों में आग लगा दी। सोमवार को भी नक्सलियों ने आमाबेड़ा के गुमझिर गांव में नगर सैनिक संजय कुंजाम की गोली मारकर हत्या की थी। कुछ ही दिन पहले सड़क निर्माण में लगे 5 वाहनों में आग भी लगाई थी। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नक्सली करतूत की मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसको रायपुर रेफर किया गया मेकाहारा। और दूसरी तरफ निर्माण कार्यों का विरोध नक्सली लगातार कर रहे हैं। कांकेर की दूसरी तस्वीर है, जहां नक्सलियों ने वाहनों में आगजनी की है। एक सप्ताह में इस तरह की दूसरी घटना है, जहां दहशत फैलाने के लिए और निर्माण कार्य रोकने के लिए नक्सलियों ने वहां वाहनों में आग लगाई हो या तोड़फोड़ की हो। नवा रायपुर की ITM यूनिवर्सिटी के 102 छात्रों को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल काउंसिल को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देने का आदेश दिया। ITM यूनिवर्सिटी द्वारा बिना अनुमति के चलाए जा रहे BSc ऑप्टोमेट्री और BSc MLT कोर्स के रजिस्ट्रेशन की मांग को लेकर प्रदेश भर के 102 छात्र हाईकोर्ट की शरण में गए थे। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर याचिका चलने तक याचिकाकर्ता छात्र छात्राओं को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देने का आदेश पैरामेडिकल काउंसिल को दिया है। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में बताया कि यूनिवर्सिटी ने BSc ऑप्टोमेट्री और BSc MLT कोर्स 2015 में बिना परमिशन शुरू कर दिया। छात्र छात्राओं को टेक्नीशियन की डिग्री बांट दी। इस डिग्री को लेकर पास होने वाले छात्र छात्राओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया, जहां उन्हें कोर्स का रजिस्ट्रेशन न होने का कारण बताकर अपात्र घोषित किया था। हाईकोर्ट के एक आदेश का पालन करने से जबलपुर नगर निगम को करीब 16 करोड़ रुपए का फायदा होगा। दरअसल जबलपुर जिला प्रशासन लीमा गार्डन में बने 434 आवासों को नए सिरे से आवंटन करने जा रहा है। नगर निगम को करीब 16 करोड़ रुपए मिलेंगे। कलेक्टर के मुताबिक इस आय से नगर निगम दूसरी जगह पर गरीबों के लिए आशियाने बनवाएगा। कलेक्टर का दावा है कि प्रशासन आगे सख्ती से काम करेगा। किसी भी आवास योजना में अवैध कब्जे होने नहीं दिए जाएंगे। लेमा गार्डन में राजीव आवास योजना के तहत बने 434 मकानों पर अपात्रों ने कब्जा किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर 2 दिन में 434 अवैध कब्जे हटाए गए, जो बीते 4 साल से वहां डटे हुए थे। इस बार हम लोग बहुत पारदर्शी प्रक्रिया के साथ सभी लोगों के ना ऑब्जेक्शंस वगैरह इन्वाइट करते हुए इस पूरा प्रक्रिया को हम लोग ना कंप्लीट करेंगे। इसके माध्यम से आई थिंक 16 करोड़ ना नगर निगम का भी इनकम आएगा। उसके माध्यम से दूसरा कोई आवासीय प्रोजेक्ट्स हैं पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको भी हम लोग करा सकते हैं। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर से जुड़े पुष्पक ग्रुप पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने थाने स्थित नीलांबरी अपार्टमेंट के 11 फ्लैट सील कर दिए हैं। ईडी के मुताबिक इन फ्लैट्स की कीमत 6.45 करोड़ है। एजेंसी ने पुष्पक बुलियन और समूह की कंपनियों के खिलाफ साल 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि दिसंबर 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। गडकरी ने कहा सरकार कई अन्य परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिससे दिल्ली से जयपुर, हरिद्वार और देहरादून 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स चर्चा में। फिल्म को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है केंद्र सरकार को एक कमीशन गठन करना चाहिए। कमीशन उनको बताएगा कि कौन जिम्मेदार है। आप सच जानना चाहते हैं तो कमीशन का गठन कर दें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। पंजाब में अब ग्रुप सी और ग्रुप डी में 35,000 अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति होगी। सीएम भगवंत मान ने इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि अब पंजाब में न कोई कच्चा घर रहेगा, न कोई अस्थायी कर्मचारी। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। सरगुजा में कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर से मवेशी तस्करी करने का मामला सामने आया।
इसका खुलासा होने के बाद तत्काल पशु व्यापारियों का पंजीयन निरस्त कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कलेक्टर ने संबंधित थाने को पत्र लिखा। सोशल मीडिया के जरिए कलेक्टर को मवेशी तस्करी की जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर अंबिकापुर के 2 व्यापारियों को पकड़ा। दोनों एक ही गाड़ी में 28 मवेशियों को भरकर ले जा रहे थे। इसके लिए जो परिवहन अनुज्ञा जारी किया वो कलेक्टर के नाम से जारी हुआ। ऐसे में कलेक्टर ने तत्काल इसकी जानकारी पशु विभाग से ली और फिर ये खुलासा हुआ। तत्काल उसका जो पंजीयन था, पंजीयन भी निरस्त कर दिया गया और संबंधित जिस थाना क्षेत्र में ये गाड़ी पकड़ी गई है, जहां वहां पर पकड़ा गया था, उनको भी सूचना दे दी गई है। संबंधित पुलिस अधीक्षक साहब को भी बताया गया है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात नहीं थम पा रहा है। इसी बीच जांजगीर चांपा के अमलडीहा गांव में हाथियों ने दस्तक दी, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। विचरण के दौरान हाथी नहर में गिर गया था। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की हिदायत दी। फिलहाल हाथी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सरगुजा के मैनपाट वन परिक्षेत्र समेत आसपास के इलाकों में भी हाथियों का उत्पात जारी है। इसे लेकर मैनपाट तहसीलदार शशिकांत दुबे का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हाथी प्रभावित गाँव में जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि लोगों को हाथी के हमले से बचाया जा सके। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में 8 से 10 अप्रैल तक राज्य स्तरीय मानस मंडली रामायण गायन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। विजेता मानस मंडलियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल शिवरी नारायण में प्रदेश स्तरीय मानस प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की थी। बता दें आपको, पहले प्रदेश भर में ग्राम पंचायत स्तर पर 15 मार्च तक मानस मंडलियों के रामायण गायन की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके बाद जनपद स्तर पर आयोजित की जा रही है। ये सिलसिला 31 मार्च तक चलेगा। इसके बाद 3 से 5 अप्रैल तक जिला स्तर पर आयोजन होगा। यहां से चयनित मंडली 8 अप्रैल से शिवरी नारायण में आयोजित 3 दिवसीय मानस रामायण गायन प्रतियोगिता में शामिल होंगे। पहले तो कुछ नहीं रही से, अब हम ब्लॉक में मिले थे, ओकर बाद सरकार आगे भी बढ़ाना चाहती है। पहले गांव स्तर में रही से, ओकर बाद अब ब्लॉक में हो गया, ओकर बाद जिला हो गया। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ऐसे योजना बना दी कि हमारे कलाकार मन ला एक और आगे बढ़े के एक बढ़िया योजना बनाई। बहुत ही अच्छा अवसर है। इससे हमारे गांव के जो रामायण मंडली के कलाकार हैं, अपनी प्रस्तुति के द्वारा वो अपनी पहचान प्रदेश स्तर में बना सकते हैं। सकारात्मक पहल है, जिससे हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं वो सामने आएंगी। उनको माने प्रशासन के द्वारा मंच दिया जा रहा है और ये जाकर के राज्य स्तर पर परफॉर्म करेंगे तो इनकी जो प्रतिभा है पूरे राज्य स्तर पर पहचानी जाएगी। जांजगीर चांपा के पीथमपुर गांव में बाबा कलेश्वर नाथ की बारात धूमधाम से निकाली गई, जिसमें देश भर के अलग अलग अखाड़ों से नागा साधु पहुंचे, शौर्य का प्रदर्शन किया और इसे देखने हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग भी आए। 200 साल से ज्यादा समय से रंग पंचमी के दिन शिव बारात निकालने की परंपरा है। बारात के दौरान चांदी से बनी विशाल पालकी में बाबा को लेकर नगर भ्रमण कराया गया, जिसके बाद हसदेव नदी के तट पर प्रतिमा को स्नान करा महाआरती हुई और फिर बाबा की मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित किया गया। मान्यता है कि बाबा कलेश्वरनाथ के दर्शन से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, वहीं पेट संबंधी पुराने से पुराना रोग उससे भी निजात मिलती है। रंग पंचमी के दिन भगवान शंकर का बारात निकालते हैं। 200 साल से प्रथा ये चली आ रही है। नदी घाट में जाएंगे मेला से घूमते हुए और नदी में स्नान करवाएंगे, भगवान को वहाँ आरती करेंगे, उसके बाद फिर ले आएंगे मंदिर। जांजगीर चांपा के पंतोरा में बरसाना की तरह लठमार होली खेली गई। पंतोरा के माता के मंदिर में सबसे पहले पूजा हुई और फिर मड़वा रानी से लाई गई बांस की छड़ी को माता को समर्पित किया। 9 कन्याओं की पूजा हुई और उसके बाद पूरे गांव में बांस की छड़ी बरसाई गई। गांव में सालों से परंपरा है, जहां कुंवारी लड़कियों ने बांस की छड़ी बरसाई, वहीं लोग खुद से छड़ी खाने पहुंच गए। पुलिस कर्मियों को भी छड़ी खानी पड़ी। मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन मनाई जाने वाली लठमार होली में छड़ी खाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बुरी शक्ति दूर होती है।
उधर पन्ना में सांसद ट्रॉफी महोत्सव का आगाज हुआ, जिसकी शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने वर्चुअली की। इस दौरान खेल महोत्सव कार्यालय का शुभारंभ भी हुआ। इसे लेकर बीडी शर्मा ने कहा कि प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिले, सरकार की प्राथमिकता यही है। इस मौके पर खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। खजुराहो में खेल प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराने 28 मार्च से 2 अप्रैल तक सांसद ट्रॉफी कप आयोजित किया जा रहा है। खिलाड़ियों को कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकशी, एथलेटिक, मलखंब, कुश्ती और फुटबॉल जैसे खेलों में सहभागिता का मौका मिलेगा। सांसद ट्रॉफी के लिए जिला, विधानसभा और मंडलवार खेल महोत्सव समितियों का गठन किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।